Good morning, students. Class 12th. Today we start the second book of our political science. And the name of that book is Politics in India Since Independence. It means that in this book we start our journey from 1947 to present. हम इस बुक के अंदर 1947 से लेकर और 2021 तक के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर उन सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. योर चैप्टर नंबर 1 इज रिलेटेड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. एज यू नो that Britishers came into India as traders in 1600 AD. ब्रिटिश क्या बन के आए थे? व्यापारी बनकर आए थे. लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जेलेसी थी अमंग द प्रिंसली रूलर, वो यहाँ के क्या बन बैठे? राजा बन बैठे. धीरे धीरे उन्होंने एंटायर इंडिया को अपने अंडर में ले लिया. 1857 में हमने एक एफर्ट किया था इंडिपेंडेंट होने का, बट बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी एंड सो मैनी अदर रीजन इंडिया वाज फेल्ड टू अचीव इट्स इंडिपेंडेंस. एंड फाइनली यू नो दैट इंडिया गॉट ऑन इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ये हम सभी को पता है कि लगभग 200 साल से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया? शासन किया. और फाइनली भारत देश को जो आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली. तो आपकी जो दो बुक है, दोनों ही बुक 40-40 इक्वल वेटेज रखती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि ये पूरी इंडिया से रिलेटेड है और काफ़ी आसान भी है. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं. तो भारत देश जिसकी आज़ादी कब मिली? उसे 15 अगस्त 1947. बट एज यू नो दैट इंडिया वॉज separated. British India was separated by the two nation theory on religion lines. लेकिन ये जो आज़ादी थी ये टुकड़ों के साथ आई थी. मैं आपको पहले बताऊंगा बाई नेशन थ्योरी के बारे में. बाई नेशन थ्योरी या टू नेशन थ्योरी. ठीक है, ये थ्योरी क्या थी? किसने प्रोपाउंडेड की? पाकिस्तान का वर्ड किसने यूज़ किया? ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, क्योंकि हमें अपना संविधान तैयार करना था. और भारत का जो संविधान था वो बनकर कब तैयार हुआ? 26th of November 1949 एंड फाइनली इट वॉज साइंड ऑन 24th of January 1950 एंड फाइनली इट वॉज इम्प्लीमेंटेड on 26th of January 1950. These are the important dates related to the Constitution of India. First adopted, second signed and third implemented or effective the Indian Constitution. Okay. Next आता है two nation theory. Dear students, India was divided into three parts. British India जो था रियल में वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? जो ब्रिटिश रूल्ड इंडिया था एक्चुअली उसके 3 हिस्से थे. एक बन गया भारत, दूसरा बना पाकिस्तान, और इसके अलावा आपके 565 क्या थे? प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स, ये ध्यान से सुनना है, ठीक है. लेकिन बाई नेशन थ्योरी इज रिलेटेड विद द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. Two nation theory which was propounded by Muslim League. टू नेशन थ्योरी को प्रोपाउंड किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया. मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हमारे देश में कब हुई? 1906 के अंदर हुई. पहली बार मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या की गई? स्थापना की गई. ठीक है. इसके बाद जो एक हिस्टोरिकल स्टेप था वो क्या था कि 1940 का एक सेशन हुआ था जिसका नाम था लाहौर सेशन. लाहौर सेशन, ठीक है. इसमें लाहौर
रेजोल्यूशन आया था, और लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया था कि जो ब्रिटिश भारत है वो एक देश नहीं है, वो दो कौमों का देश है, एक मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और एक हिंदुओं के लिए भारत। और ये जो लाहौर रेजोल्यूशन लेकर आए थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था AK फजलुल हक। लाहौर रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था AK फजलुल हक। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। इसी सेशन में मोहम्मद अली जीना उन्होंने कांग्रेस को एक नाम दिया था गांधी हिंदू कांग्रेस। गांधी हिंदू कांग्रेस को किसने नाम दिया कांग्रेस पार्टी को? मोहम्मद अली जीना। और मोहम्मद अली जीना ने इसी 1940 के लाहौर सेशन में कहा था कि ये एक सपना होगा कि भारत और पाकिस्तान एक देश होगा। इट मीन्स कि ब्रिटिश इंडिया कभी क्या रह पाएगा? यूनाइटेड रह पाएगा, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान क्या रह पाएंगे? इकट्ठे रह पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारे भाषाएं हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी क्या है? अलग है। इसलिए ब्रिटिश भारत का बंटना एक क्या है? स्वाभाविक बात है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको कि वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले क्या किया था? पाकिस्तान वर्ड को क्वाइन किया था, उनका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली खान। चौधरी रहमत अली थे, रहमत अली। और उन्होंने इस वर्ड का जो ईजाद किया था वो किया था 1933 के अंदर। 1933 के अंदर उन्होंने इस वर्ड को क्या किया था? यूज किया था। तो बाय नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग ने प्रोपाउंडेड की। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई। एक हिस्टोरिकल सेशन हुआ था 1940। वैसे मैं आपको बता देता हूं, बाय नेशन थ्योरी का जो सबसे बड़ा प्रोपाउंडर माना जाता है वो मोहम्मद अली जीना जी को माना जाता है, लेकिन सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? बाय नेशन थ्योरी के बारे में बोला था। उसके बाद लाहौर सेशन एक हिस्टोरिकल सेशन था, किसकी फॉर्मेशन के लिए? पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए, और वो 1940 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके मोहम्मद अली जीना ने की थी। लेकिन AK फजलुल हक को माना जाता है लाहौर रेजोल्यूशन को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर पूरी एक रूपरेखा थी कि किस तरह से पाकिस्तान का क्या होगा? निर्माण होगा। किस तरह इसी सेशन में मोहम्मद अली जीना ने कांग्रेस को गांधी हिंदू कांग्रेस कहकर पुकारा था, और उन्होंने कहा था कांग्रेस इज नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। सो ऑल दिस अबाउट बाय नेशन थ्योरी. So what do you mean by bi-nation theory? Bi-nation theory was represented by Muslim League, and by this theory British India is not a single nation. This nation is for two community. One is Muslim and one is Hindu. और उन्होंने साफ कहा था कि मुस्लिमों के लिए क्या होगा? आपका पाकिस्तान होगा, और हिंदुओं के लिए आपका कौन सा होगा? भारत देश होगा। ये आपका क्या था? बाय नेशन थ्योरी था। और इसी बाय नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश भारत का जो डिवीज़न हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। मैंने 14-15 अगस्त यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। देखो बच्चों, ये एक हिस्टोरिकल स्पीच था। इट वॉज अ हिस्टोरिकल स्पीच इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इट वॉज अ हिस्टोरिकल स्पीच which was given by the first Prime Minister of Independent India, Pandit Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू। देखो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आपका 5 मार्क्स का क्या आ सकता है? आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है।
या ये खुद क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कब दिया गया? मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। उस स्पीच का नाम क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। कौन सी लैंग्वेज में दिया गया? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दिया गया। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां से दिया? रेड फोर्ट से दिया। किसके सामने दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दिया। ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरेरी मीनिंग होता है टू मेक ए सीक्रेट डील, टू मेक ए सीक्रेट डील with something that is in destined for us. It is the literary meaning of tryst with destiny. And tryst with destiny, actually it was related with the independence of India, because this historical speech was given by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, on the eve of independence. और उन्होंने साफ कहा था कि आज भारत एक नई आज़ादी का अनुभव करेगा। बट बड़े दुख की बात है कि ब्रिटिश भारत का जो क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ और एक किसका निर्माण हुआ? भारत देश का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो उन्होंने इन बातों का जिक्र करते हुए ये हिस्टोरिकल स्पीच दिया था रेड फोर्ट से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। सो दिस इज अबाउट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, दिस इज अबाउट टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे। डियर स्टूडेंट्स, जो आज़ादी आज हमें प्राप्त है, इस आज़ादी के लिए सैकड़ों भारतीयों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे सेक्रीफाइड देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कुछ ही लोगों के नाम इतिहास में दर्ज हैं कि इन्होंने भारत देश को आज़ाद कराया, बट कभी सोचना उन गुमनाम जिंदगियों के बारे में जो आज तक इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं है, जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज द 3 challenges before independent India. Before independent India. Dear student, as you know, India is a diverse country. भारत एक क्या है? विविधताओं वाला देश है. And at that time some people thought that it is not possible that a diverse country could unite for a longer time. कि इतना एक विविधता वाला देश, उसको हम एकता के सूत्र में कैसे रख सकते हैं. और ये फियर रियलिटी के अंदर कब साबित हुआ? जब आपका ब्रिटिश इंडिया बट गया भारत और पाकिस्तान के बीच में. तो लोगों का जो डर था वो बिल्कुल सच साबित हुआ कि इतना बड़ा एक विविधता वाला देश किस तरह से क्या रह सकता है? एकता में रह सकता है. यही कारण है कि जो डर था वो क्या हो गया? साबित हो गया. तो जो सबसे पहला जो चैलेंज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो इसी से ही रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूं, और वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. देखो, जो फर्स्ट चैलेंज था वो क्या था कि एक ऐसा देश बनाना जो कैसा हो? यूनाइटेड हो. इट मीन्स शेप ए यूनाइटेड नेशन. शेप ए यूनाइटेड नेशन. First challenge, that how we integrate the princely states of India and shape a united nation. It was the first major challenge before independent India. Okay, I want to tell you, when India got independence, at that time the British India
British India was also partitioned into three parts. पाकिस्तान, जिसके टू पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश, जो कब आज़ाद हुआ था आपका 1971 में, 1971 के अंदर, ठीक है। इधर आपका क्या बना था, इंडिया, क्या बना था, इंडिया। और जैसे ही इनको आज़ादी मिली वैसे ही 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के अंदर, देसी रियासतें थी भारत देश के अंदर 565, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर 565 देसी रियासतें थी। अंग्रेजों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के साथ these 565 princely states are also independent, they are also free either to join Pakistan or India or remain independent. Yes, it was the bitter fact कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिली वैसे ही भारत देश के दो टुकड़े तो हुए, लेकिन भारत देश के सामने 565 टुकड़े और खड़े कर दिए ब्रिटिश इंडिया ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमेशा से एक ही पॉलिसी को फॉलो किया था जिसका नाम क्या था, डिवाइड एंड रूल। क्या था बच्चों, डिवाइड एंड रूल। तो ये 565 देसी रियासतों को बोल दिया गया कि आप आज़ाद हैं, या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए या आप भारत के साथ जाइए, या आप क्या रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये हो गया कि कितनी देसी रियासतें थी, 565। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। तो वो कौन कौन से थे, पहला था आपका जूनागढ़, दूसरा था आपका हैदराबाद, तीसरा था आपका मणिपुर। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, और जो आपका चौथा था वो था कश्मीर। कौन सा था, कश्मीर। ये आपके चार ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के अंदर क्या नहीं होना चाहते थे, शामिल नहीं होना चाहते थे। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में टू टाइप्स के क्या होते थे, स्टेट्स होते थे। एक होते थे प्रोविंशियल स्टेट। कौन से होते थे, प्रोविंशियल स्टेट्स, जो डायरेक्टली हेडेड बाय क्या होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, ठीक है, इनको ब्रिटिशर्स शासन करते थे। एक होते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में इंटरनल अफेयर्स कौन देखता था, किंग, जो वहाँ का लोकल रूलर होता था वो देखता था। बाकी प्रिंसली स्टेट्स वर ऑल्सो अंडर द कंट्रोल एंड द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो आज़ादी के समय इन चार देशी रियासतों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो क्या नहीं होंगे, वो इस भारत देश के अंदर क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। जूनागढ़ के नवाब कौन थे, जूनागढ़ के नवाब थे मोहम्मद महावत खान थर्ड। तो महावत खान थर्ड वॉज द रूलर ऑफ जूनागढ़। हैदराबाद के शासकों को क्या कहा जाता था, निजाम। क्या कहा जाता था, निजाम। निजाम वेल्दिएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होते थे। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में किनका नाम आता था, निजाम आता था। और जो लास्ट रूलर था निजाम डायनेस्टी का, उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। क्या नाम था, मीर उस्मान अली खान। एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते चलें। मणिपुर के राजा थे महाराजा बोध चंद्र सिंह। महाराजा बोध चंद्र सिंह। और कश्मीर के जो शासक थे वो थे हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ब्रिटिश इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स को क्या कहा था कि आप फ्री हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान या इंडिया में जाना चाहेगा तो उसका डिसीजन वहाँ की जनता नहीं लेगी, बल्कि इनके जो क्या होंगे, लोकल रूलर होंगे, किंग होंगे, वो ये डिसीजन ले सकेंगे। ये इस बात का आप बिल्कुल क्या रखें, ध्यान रखें कि इन 565 देशी रियासतों का विलय पाकिस्तान और भारत में होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय किसके ऊपर छोड़ा, ब्रिटिश सरकार ने, ये वहाँ के राजाओं के ऊपर छोड़ा था। तो कुछ मुश्किलें लगी और ये तो सबसे बाद में शॉर्ट आउट हुआ है। अभी रिसेंटली अगस्त 2019 के अंदर इसको हमने शॉर्ट आउट किया है कि जब आर्टिकल 370 को हमने क्या किया, रिमूव किया,
तब जाके कश्मीर भारत का क्या बना है, एक अंग बना है। तो भारत देश एक इतना डाइवर्स कंट्री था, तो ये जो पहला चैलेंज था ये काफी बड़ा चैलेंज था। ना केवल 565 देशी रियासतों का एकीकरण करना था, ना केवल यूनिफिकेशन ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स का करना था, शेप ए यूनाइटेड नेशन, बट एक और चैलेंज था कि जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उसको एकोमोडेट करके एक सिंगल नेशन के अंदर उसको क्या करना था, बनाए रखना था। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज टोटली रिलेटेड विद योर फर्स्ट चैलेंज। ओके, आज केवल 3 चैलेंज के बारे में ही हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्या था, चैलेंज था, वो था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो थर्ड था वो था एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। These were the 3 major challenges before independent India. अब सेकंड नंबर पे ही आता है, थर्ड पे ही आता है, कोई इश्यू नहीं है। ये 3 ही चैलेंज थे, आप किसी को कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इनके थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो इन दोनों चैलेंजेस से ही क्या है, रिलेटेड है, चाहे उसमें आपका प्लान डेवलपमेंट हो, प्लानिंग कमीशन हो, ठीक है। देखो, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट फॉर ऑल। इसका मतलब है डेवलपमेंट फॉर ऑल, नॉट फॉर अ specific section of the society, because at the time of independence the one of the biggest problem before independent India was the poverty and the unemployment. बेरोजगारी और गरीबी सबसे बड़ी समस्याएं थी। उनको दूर कैसे किया जाए, कैसे देश का नियोजित विकास किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, इसके लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन जो कब बना था, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, बना था। आज ये रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, नीति आयोग। और नीति आयोग कब बना था मैं बता देता हूं, 1 जनवरी 2015 को बना था। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये आपका प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये आता है एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। भारत देश पीड़ा सहन कर चुका था कि किस तरह एक ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर जीना संभव नहीं है, इसलिए पहले ही सबसे पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते थे तो इन सभी मुद्दों के ऊपर सबकी यस थी कि ये 3 जो चैलेंजेस हैं इनको तो ओवरकम किसी न किसी तरीके से करना ही है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी, जिसका नाम क्या है आज हमारे देश के अंदर जो काम कर रहा है, जिसका नाम है आपका इलेक्शन कमीशन। क्या नाम है बच्चों, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई बेटा, इलेक्शन कमीशन आपका बना था 25 जनवरी 1950, जिसके पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। और हमारे देश का जो ये सपना था ये सच कब हुआ, ये अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और फेब 1952 के अंदर क्या हुआ था, हमारा पूरा हुआ था। इट मीन्स इट वाज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए थे हमारे देश के अंदर इस पीरियड के अंदर। वो हमारा जो सपना था किस तरह हम लोकतंत्र की स्थापना करें। और ये आपको मैं बता देता हूं कि इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ ही भारत ने सभी को क्या दिया था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे दिया था। जो भी व्यक्ति 21 साल या उससे ऊपर के थे सभी को क्या दे दिया था, वोट डालने का क्या दे दिया था, अधिकार दे दिया था। ये सारे जो एफर्ट्स थे वो किसके लिए किए गए, वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए गए, क्योंकि कोई देश नॉट रूल्ड बाय द किंग बट रूल्ड बाय द पीपल होना चाहिए। ये हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनका मानना था। लास्ट ये 3 जो हमारे आपके क्या है चैलेंजेस हैं, हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर इससे रिलेटेड है, दूसरा चैप्टर है आपका प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा है आपका एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी।
Before we start all these challenges, I want to tell you one quote which was given by महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने क्या कहा था? टुमारो विल बी द डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग. कि कल का जो दिन होगा वो खुशी का भी दिन है लेकिन वो पीड़ा का भी दिन है. बिकॉज इंडिया विल गेट इंडिपेंडेंस ऑन द नेक्स्ट डे बट ऑन द बेस ऑफ पार्टीशन. ब्रिटिश भारत जो बट गया था, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, दैट्स वाज द रीजन महात्मा गांधी सेड दैट टुमारो विल बी द डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मॉर्निंग बिकॉज ही बिकेम सैड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ऐसा उन्होंने इसलिए क्या कहा क्योंकि वो बहुत दुखी थे, क्योंकि ब्रिटिश भारत के क्या हो गए थे, दो टुकड़े हो गए थे. ही डिड नॉट वांट दैट पाकिस्तान कुड बी फॉर्म्ड ऑन द रिलीजन लाइंस. क्योंकि ब्रिटिश भारत के जो टुकड़े हुए थे वो धर्म के आधार पर हुए थे, कि धार्मिक मान्यताएं ही उनका आधार बनी थी कि मुसलमानों के लिए क्या बनेगा पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए क्या बनेगा भारत. सो दिस इज अबाउट योर 3 challenges and the basics of your first chapter, challenges of nation building. In the next video lecture we will start our first challenge, that is the integration of princely states and shape a united nation. Jai Hind, Jai Bharat.